बच्चों, मैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण आपको समझा रही थी, जिसमें आपको मैं सामाजिक असमानताएं आपको समझा चुकी हूँ। किस तरह से 3 स्टेट थे, पहले वर्ग में पादरी और कुलीन वर्ग था। तो इस तरह से 3 स्टेट के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ। द्वितीय वर्ग में विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे, 2 तरह के लोग थे। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब आता है व्यापक आर्थिक असंतोष। तो अनेक कारणों से फ्रांस की जनता में गहरा आर्थिक असंतोष था। सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन ने उनकी वेदना को और अधिक गहरा बना दिया, जबकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को कर के भुगतान से आंशिक रूप से मुक्त रखा गया था। तृतीय स्टेट के लोग, विशेषकर कृषक वर्ग, अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से के बोझ से दबे हुए थे। मतलब तृतीय स्टेट था, उसको अनेक प्रकार के करों में डुबो रखा था। किसानों को अपने सामंत, चर्च, राजा को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। यद्यपि फ्रांस में दास प्रथा नहीं थी, फिर भी वहाँ किसानों को अपने सामंतों को अनेक प्रकार की सेवाओं, खर्चों के द्वारा खुश रखना पड़ता था। किसानों ने सामंती क्षेत्रों की सड़कों, नहरों, सामंतों के भवन, दुर्गों में काम करवाया जाता था। उन्हें अपने सामंत की मील में आटा पिसवाना पड़ता था। सामंत के बड़े तंदूर में रोटियां सेकनी पड़ती थी। सामंत के शराब के भट्टे में अपने उपभोग की शराब बनानी पड़ती थी। मतलब क्या था कि सामंत, चर्च, राजा को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। दास प्रथा नहीं थी, फिर भी वहाँ के किसानों को अपने सामंत को अनेक प्रकार की सेवाओं, खर्चों के द्वारा खुश रखना पड़ता था। किसानों से सामंती क्षेत्र की सड़कों, नहरों, सामंत के भवन, दुर्गों में काम करवाया जाता था। उन्हें सामंत की मील में आटा पिसवाना पड़ता था। बड़े तंदूर पर रोटियां सेकनी पड़ती थी। सामंत के शराब के भट्टे में ही अपने उपभोग की शराब बनानी पड़ती थी। तो जैसा कि मैग्नीस एप्पल ने लिखा है, संसार के इतिहास में लिखा है, बहुधा एकमात्र तंदूर, मील, शराब भट्टा वहाँ एक के लाड़ का होता था। ऐसी स्थिति में किसान लाड़ को रोटी, आटे, शराब जो वे बनाते थे कुछ अंश देते थे। सामंतों को अब भी अधिकार था कि जहाँ उनकी मर्जी हो शिकार खेलें, चाहे उनका ऐसे करने की किसानों की बोई हुई फसल बर्बाद क्यों ना हो। इसके अलावा किसानों को अनुमति नहीं थी कि वे हिरन, खरगोश, कबूतर, उनकी फसलें नष्ट करने वाले अन्य जानवरों को मारे। ये सभी विशेषाधिकार मध्ययुगीन थे, इतनी अच्छी तरह जड़ जमा चुके कि उन्हें समाप्त कर देना बहुत ही कठिन था। तो ये हुआ किसानों के बारे में। किसानों तथा तृतीय स्टेट के अन्य लोगों को टाइथ नामक धार्मिक कर देना पड़ता था। किसानों को सबसे अधिक कर राजा को देना पड़ता था। ये कर 2 प्रकार के थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से थे? भूमि कर, व्यक्ति कर, आयकर। पादरी तंत्र, कुलीन तंत्र को प्रत्यक्ष करों से भुगतान की छूट थी। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत नमक कर, चुंगी, उत्पाद शुल्क, निर्यात कर आदि आते थे। इसमें नमक कर गाबेल ने फ्रांस की जनता को बहुत दुखी कर रखा था। तो प्रत्यक्ष करों में कौन कौन से थे? भूमि कर, व्यक्ति कर, आयकर। कौन कौन से थे? भूमि कर, व्यक्ति कर और आयकर। ये प्रत्यक्ष कर थे। ठीक है। और अप्रत्यक्ष करों में कौन कौन से थे? नमक कर, चुंगी, उत्पाद शुल्क, निर्यात कर। तो पादरी तथा कुलीन तंत्र को प्रत्यक्ष करों में छूट थी। उन्हें भूमि कर भी नहीं देना पड़ता था, व्यक्ति कर भी नहीं देना पड़ता था, आयकर भी नहीं देना पड़ता था। और नमक कर से गाबेल कहा जाता था, फ्रांस की जनता को बहुत दुखी कर रखा था। नमक पर राज्य का अधिकार था। गाबेल नामक नमक कर के कारण अपनी वास्तविक कीमत से कई गुना अधिक कीमत पर मिलता था। जो नमक था वो अपनी वास्तविक कीमत से कई गुना अधिक कीमत पर मिलता था। मांस को सुरक्षित कर रखने के लिए नमक अत्यावश्यक वस्तुओं में से था और प्रत्येक व्यक्ति को नमक सरकारी एजेंटों से ही खरीदना पड़ता था। प्रत्येक परिवार के लिए 8 से ऊपर के प्रति व्यक्ति के लिए कम से कम 7 पौंड नमक प्रतिवर्ष हिसाब से खरीदना अनिवार्य कर दिया। नमक कर की दरों में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अंतर था। नमक कर न देने वालों को जेल भेज दिया जाता था या कोड़ों से पीटा जाता था। कानून द्वारा फ्रांस की जनता पर प्रतिबंध लगा दिया कि भोजन पकाने, किसी प्रकार के निर्माण कार्य में समुद्र के पानी का उपयोग नहीं करेंगे, न लवण कच्छों में अपने पशुओं को चराएंगे, न लवण युक्त झरनों में पानी पिलाएंगे। कुल मिलाकर गाबेल को फ्रांस की जनता के गले में फंदे की तरह बांध दिया।
सिंडर द मेकिंग ऑफ मॉडर्न मैन के अनुसार अन्यायपूर्ण एवं घृणित गाबेल फ्रांस में क्रांतिकारी भावना को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण कारणों में से एक था। मतलब जो कई बार आता है गाबेल का, तो ये नमक का था फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस में कर व्यवस्था का दुखद पक्ष ये था, कर सरकारी कर्मचारी द्वारा वसूल नहीं किया जाता बल्कि ठेके द्वारा वसूल किया जाता था। सरकार उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कर वसूलने का ठेका देती थी। ये ठेकेदार जबकि सरकार को एक निश्चित रकम देते थे, स्वयं अधिकाधिक व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा में बड़े मनमाने एवं अत्याचारपूर्ण तरीके से फ्रांस की गरीब जनता से कर की उगाही करते थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कीमतों की अप्रत्याशित वृद्धि हुई, फ्रांस की जनता को आर्थिक वेदनाओं से गुजरना पड़ा। 1726 से 1741 के मध्य उपभोक्ताओं वस्तुओं की औसत कीमतों की तुलना में 1750-1789 के मध्य कीमतें 65% तक अधिक बढ़ गई। दूसरी ओर मजदूरी में अपेक्षा बहुत कम वृद्धि हुई, कीमतों की वृद्धि की तुलना में 1/3 थी। इसका परिणाम हुआ कि जीवन निर्वाह की लागत बढ़ गई। जो लोग भरण पोषण के न्यूनतम स्तर पर, उनके जीवन बड़ा दुष्कर हो गया। फ्रांस में बेकारों और भिखारियों की संख्या बढ़ गई। फ्रांस में जनसंख्या बढ़ गई थी, जिससे अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव पड़ा। तीसरा कारण है राजनीतिक निरंकुशता और अक्रमण्यता। तो फ्रांस के राजा स्वयं को दैविक अधिकार संपन्न मानते थे। इस अर्थ में ईश्वर की इच्छा से शासन करते, न कि जनता की इच्छा से। वे निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी था। इस प्रकार की स्थिति जनता के लिए तभी सुखद हो सकती है जबकि राजा एक जनहितैषी तानाशाही की भूमिका निर्वाह करे। लेकिन दुर्भाग्य से फ्रांस की क्रांति का समकालीन राजा लुई 16वां उसके पूर्ववर्ती राजा तानाशाह होने के साथ साथ जनहितैषी होने का ढोंग भी भरते थे, लेकिन जनहित में उनका कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं था। वे वर्साय के महल को विलासिता और शान शौकत में डूबे रहते थे तथा अपने राजनीतिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहते थे। लुई 16वें का पर पितामह लुई 14वां 1643 से 1715 एक बहादुर काबिल नरेश था, लेकिन उसने फ्रांस को युद्धों में इस कदर डुबाए रखा कि उसकी मृत्यु से पूर्व फ्रांस को आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर छोड़ गया। उसका एक पुत्र एवं पोता भी युद्ध की भेंट चढ़ गया। फ्रांस की जनसंख्या लगभग 190 लाख से घटकर 170 लाख हो गई। फ्रांस की जनता युद्ध जनित वेदनाओं यंत्रणाओं से आक्रांत थी। हेजन के शब्दों में क्रांति के अस्पष्ट विचारों को अस्फुट रूप में गड़बड़ा रही थी। लुई 14वां इतिहास के एक दीर्घतम राज्यकाल 72 वर्ष तक शासन करने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो फ्रांस की जनता खुशी से कांप उठी और उसने ईश्वर को इस उद्धार के लिए धन्यवाद दिया। लुई 14वें के बाद उसका पड़पोता लुई 15वां 1715 से 1774 5 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का शासक बन गया। लुई 14वें ने अपने अंतिम समय में अपने मृत्यु शैय्या पर लेटे हुए अपने 5 वर्षीय उत्तराधिकारी लुई 15 को सलाह दी कि मेरे बच्चे, तुम अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहने का प्रयास करना, युद्धों के प्रति मेरी तरह चाव मत दिखाना, नहीं मेरी तरह अमर्यादित खर्चे करना, जनता का ध्यान रखना। यह अनुतप्त नरेश की एक नेक सलाह थे, लेकिन लुई 15 ने अपने राज्यकाल में 1715 से 1774 के दौरान उसकी पूरी अपेक्षा की। उसने फ्रांस को अनेक अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में झोंका दिया, जैसे पोलैंड का चुनाव युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध तथा सप्तवर्षीय युद्ध। इन युद्धों में भाग लेने के कारण फ्रांस की मानवीय भौतिक दोनों प्रकार के संसाधनों का विकास हुआ। दूसरी, लुई 15 राज के दायित्वों को बोझिल और बोरियत भरा कार्य मानता था। वह नृत्य आखिर स्त्रियों का शौकीन था। वह रूपसियों मैडम द पम्पाडूर, मैडम द बैरिजाल के मोह में फंसा हुआ था। वह उस पर न केवल धन और जागीर नौछाव करता था, बल्कि राजनीतिक मामलों में उनके छिछली सलाह को स्वीकार करता था। जैसा कि हैज मॉडर्न यूरोप में 1870 में लिखा है कि लुई 15 के अधीन फ्रांस की सरकार प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों की सरकार नहीं थी, बल्कि पेटीकोट या घाघरों की सरकार थी। लुई 15 के शासनकाल में पेरिस के ऑस्ट्रिया के राजदूत काम्टे डी मर्सी ने लिखा है, वर्साय के दरबार में संभ्रांति या उलझन, अपयश, अन्याय के सिवा कुछ नहीं था। शासन के श्रेष्ठ सिद्धांतों की क्रियान्वित करने का प्रयास नहीं किया गया था। सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। लुई 15 के बाद उसका पोता
लुई 16 1774 से 1793 20 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का शासक बना। लुई जब छोटा तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि फ्रांस का शासक बन जाएगा, लेकिन अन्य प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों को अनपेक्षित रूप से दिवंगत हो जाने से लुई 16 सिंहासन पर आसीन हुआ। वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। कहा जाता है कि वह नेक इरादों वाला सहृदय व्यक्ति था, लेकिन उसमें राज्य के लिए अपेक्षित समझ और संकल्प का अभाव था। वह शीघ्र ही निर्णय लेने में अक्षम एवं डरपोक था। वर्षाय के परिष्कृत परिवेश का एक अनाड़ी गरिमान्वित शून्य केंद्र था। वह अपने महल की खिड़कियों से हिरण का शिकार करना पसंद करता था। अपने राज्यकाल के आरंभ में फ्रांस के बुद्धिमान राजनीतिक तुर्गों के प्रभाव में था, लेकिन बाद में वह रानी मैरी एंटोइनिट के प्रभाव में रहा, जो उसके और उस देश फ्रांस के लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली सिद्ध हुआ। फ्रांस की सरकार पेटीकोट सरकार बनकर रह गई। हेजन के शब्दों में, फ्रांस में बूरो राजवंश के इस काल में महिलाओं का कुछ प्रभाव विशेष रहा। मेरी एंटोइनिट इस प्रक्रिया का अपवाद नहीं थी। वर्साय का महल, राज दरबार और फ्रांस के राजाओं कुलीन वर्गों के लोगों की बेपनाह विलासिता अकर्मण्यता का जीवंत प्रतीक था। फ्रांस की राजधानी पेरिस थी। राजा उससे बाहर मूल दूर वर्साय के महल में शानो शौकत में डूबा रहता था। वर्साय का दरबार यूरोप के अन्य राजाओं की ईर्ष्या का केंद्र था। इस दरबार में लगभग 18,000 व्यक्ति थे। इसमें 2,000 व्यक्ति राजा चुनिंदा दरबारी थे, जो कुलीनों पादरी वर्ग से संबंध थे। शेष 16,000 व्यक्ति राजा की व्यक्तिगत सेवा के लिए थे। वर्साय के महल में राजा, राज परिवार, अन्य व्यक्ति, दरबारी सामंत, आमद, मोजस्ती ऐश्वर्य के अंतिम सिलसिलों में मशगूल रहते थे। वर्साय के महल के विलासिता का केंद्र तो था। राजनीतिक अक्रमण्यता उदासीनता इसके प्रतिफल थे। फिजूल खर्ची बेहिसाब थी। 1789 में वर्साय के महल का रखरखाव खर्चा लगभग $2 करोड़ था। तो ये जीवित कब्रिस्तान, हेजन ने इसे क्या कहा है? जीवित कब्रिस्तान कहा है। तो ये दूसरा कारण था कि राजनीतिक निरंकुशता, अकर्मण्यता, मतलब कोई भी उनका प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। तीसरा है प्रशासनिक अव्यवस्थाएं। तो प्रशासन का ढांचा बड़ा असंतोषजनक था। तांत्रिक प्रशासनिक तंत्र न केवल जटिल, अस्पष्ट, असंगठित था, इसके विभिन्न विभागों में कोई तालमेल नहीं था। फ्रांस का प्रशासनिक तंत्र पूर्णतः अवैज्ञानिक, कार्यकुशल था। हेज के अनुसार फ्रांस की सरकार एक बेतरतीब ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया का नतीजा थी। स्वेच्छाचारी भी थी तथा अव्यवस्थित भी थी। समय के अंतराल में संस्थाओं कर्मचारियों के एक समूह को पूर्ववर्ती दूसरे समूह पर आरोपित कर दिया गया था। तो इसलिए कहा था प्रशासनिक तंत्र अच्छा नहीं था, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। फ्रांस के राजा फ्रांस की प्रजा के मध्य एक बड़ी गहरी खाई थी। राजाओं को वर्साय का शानदार ऐश्वर्यपूर्ण एकांत पसंद था। वे प्रजा के दुख दर्द को समझने का प्रयास नहीं करते थे। अपने राजनीतिक दायित्व का निर्वहन के प्रति उदासीन थे। प्रशासनिक निर्णयों के मामले में फ्रांस के राजा निरंकुश, मनमोजी, स्वेच्छाचारी थे, क्योंकि उनका मानना था कि वे ईश्वर की इच्छा से शासन कर रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों की सहायता राजा के पास 5 समितियां थी, जो कानून बनाने, आदेश पारित करने, राज्य की गतिविधियों को संचालित करने का कार्य करती थी। इन समितियों में राजा द्वारा मनोनीत उसके चुनिंदा कृपापात्र होते थे। इन 5 समितियों की राजा 5 उंगलियां कहा जाता था। प्रशासनिक केंद्र की दृष्टि से 36 प्रदेश, जिन्हें इंटेंडेंसीज कहा जाता था, बांटा गया था। प्रदेश का प्रमुख अधिकारी इंटेंडेंट कहा जाता था या गवर्नर कहलाता था। इंटेंडेंट्स अपने प्रदेशों में मनमाने ढंग से शासन करते थे। अधिकांश प्रांतों की जनता उनसे असंतुष्ट थी। हर प्रदेश के में अलग अलग कानून कायदे थे। कुल मिलाकर फ्रांस में 40 सरकारें थी, जिसमें 32 सरकारें फ्रांस के प्राचीन सामंती आधारों पर बनी हुई थी। और इंटेंडेंसीज में विभाजन के अतिरिक्त फ्रांस में कई अन्य प्रकार के विभाजन थे। उनके पारस्परिक अधिकारों में कोई स्पष्टता नहीं थी। मध्यकाल से प्रचलित एक आंतरिक विभाजन के अंतर्गत फ्रांस को बहुत जिलों में बांटा हुआ था। बेलिफ्स एवं सेनेशल्स नामक अधिकारियों के अधीन थे। इन अधिकारियों के कार्यालय अब विशुद्ध सजावटी थे। इसके अतिरिक्त फ्रांस न्यायिक जिलों, धार्मिक जिलों, शैक्षणिक जिलों में बटा हुआ था। फ्रांस में स्व प्रशासन जैसी कोई इकाई नहीं थी। राष्ट्रीय प्रशासन की भांति स्थानीय प्रशासन निर्माण वर्साय के दरबार में किया जाता था। पेरिस से सैकड़ों मील दूर अवस्थित किसी गांव के टूटे पुल के निर्माण का प्रश्न हो, किसी सार्वजनिक भवन की छत की मरम्मत का, इसका निर्णय कहाँ लिया जाता था? पेरिस में लिया जाता था। फ्रांस का प्रशासन
लगभग पूरी तरह वर्साय पर में केंद्रीभूत था। ऐसे अत्यधिक केंद्रीभूत प्रशासन के माध्यम से फ्रांस के विभिन्न प्रशासनिक नियमों घटकों में आसानी से एकरूपता लाई जा सकती थी, लेकिन राजनीतिक उदासीनता इतनी अधिक थी कि इसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया। फ्रांस के विविध क्षेत्रों में अलग अलग बहुरूपीय व्यवस्थाएं प्रचलित थी। एक प्रांत से दूसरे प्रांत, यहाँ तक कि कभी कभी एक गांव से दूसरे गांव में जाने पर मापतोल की इकाइयाँ अलग अलग मूल्य प्रस्तुत थी। फ्रांस के 13 प्रदेशों में मुक्त व्यापार प्रचलित था, जबकि 19 अन्य प्रदेशों में सामान के आने जाने पर चुंगी व अन्य कर देने पड़ते थे। कानून व्यवस्था की स्थिति तो खराब थी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कानून चलते थे। कुछ क्षेत्रों में रोमन कानून व्यवस्था थी, कुछ में पारंपरिक सामंत कानून चलाते थे। एक अनुमान के अनुसार लगभग फ्रांस में 285 विभिन्न प्रकार पारंपरिक कानून व्यवस्थाएं थी। दूसरे कानून राजा प्रभाव चले व्यक्तियों के हाथ की कठपुतली मारते थे। किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए वारंट करके लेत्र दे केसे कहा जाता था, गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना किसी अभियोग के अनिश्चित काल तक जेल में रखा जाता था। मतलब ये प्रशासनिक व्यवस्था थी कि बिल्कुल ही गड़बड़ाई हुई थी, केंद्रीकरण था प्रशासनिक, फिर भी एकीकरण होते हुए भी कोई एकरूपता नहीं था। तो इस कारण ये फ्रांस की क्रांति। तो तीसरा महत्वपूर्ण कारण था प्रशासनिक अव्यवस्था है।